नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन जो कहानी पढ़ रहे थे खच्चर और आदमी, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे यशपाल जी को पढ़ रहे थे। और यशपाल जी द्वारा रचित कहानी कौन सी? खच्चर और आदमी। दो मित्र हैं, कौन कौन? पूरण और भार्गव। इनके पास ही थे कल अपन। दोनों मित्र जो शिमला की ठंड में बैठे हुए हैं, शिमला की ठंड में बैठे हुए हैं, अपने आप को सेंक रहे हैं। भट्टी या यूं कहे सिगड़ी जला रखी है, अपने आप को सेंक रहे हैं, बराबर सिगरेट फूंकते जा रहे हैं गर्मी दूर भगाने के लिए। और इसी बीच भार्गव को सर्दी में रहने की, गर्मी भगाने नहीं, सर्दी भगाने के लिए भार्गव को सर्दी की आदत है। वो भयंकर सर्दी में भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो इससे अधिक सर्दी को सहन कर चुका है, जबकि पूर्ण को इसकी आदत नहीं है। तो पूर्ण उसे छेड़ता है ताकि वह अपने अनुभव बताए, और इन अनुभवों में या इन बातों में पढ़कर वो कुछ सर्दी का एहसास कम करे, अर्थात सर्दी को थोड़ा बहुत या थोड़ी बहुत देर के लिए भी भूल पाए। तो इसके लिए वो यूं सोचता है कि भाई भार्गव कोई कहानी या कोई किस्सा सुनाए। यहाँ पर है वो पूर्ण इसे उकसाता है, तो भार्गव अपने मित्र की बात समझ लेता है और फिर बताने लगता है अपनी एक कहानी। कब की कहानी? लाहौल घाटी की दुर्घटना की कहानी वह बताने लगता है कि लाहौल घाटी में दुर्घटना हुई थी और उस समय क्या हुआ था, वो दुर्घटना कैसे हुई थी। भार्गव का दल, यहाँ पर जो भार्गव का दल है वो ऊपर की चोटी पे या ऊपर कहां पर जाने वाला था? लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर शोध के लिए या खनन करने के लिए जाना था। यहां पर आयुध के खनन के लिए हमें जाना था। बीच में पूर्ण पूछता है क्या आयुध मिला? तो भार्गव कहता है कि उस समय तो हमें मिलता ही क्या, वो तो मरते मरते बचे थे। परंतु बाद में अभी से 3 वर्ष पहले फिर से वहां पर 3 वर्ष पहले फिर से खुदाई की गई थी, परंतु वो जो सूचना थी कि आयुध मिलेंगे वहां पर, वो सूचना गलत थी, झूठी की सूचना थी। तो कुछ नहीं मिला। 3 वर्ष पहले अभी दोबारा खुदाई हुई, हम तो वहां से वापस लौट आए थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भी हमें 12,000 फीट की ऊंचाई पर शोध करना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक बार तो 13,000 फीट जाना है और एक बार 14,000 फीट की एक धार को, यानी एक धार पार करना है, एक दर्रा पार करना है और एक समतल मैदान पार करना है। समतल मैदान पार करना है। इन 3 चीजों को पार करते हुए जाना है। भार्गव कहता है कि हम लोगों ने तैयारी की, और तैयारी जब की तो इस प्रकार से की कि आधे लोग तो है वो पहले जाएंगे कुछ खच्चर को लेकर, जिसमें तंबू का सामान होगा, खाने पीने का राशन होगा, और हमारा जो ग्रुप लीडर था उसने सारी की सारी व्यवस्था, यानी खाना भरवाने की, तंबू लगवाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी उन्होंने खच्चरों पर लदवा दी थी, यानी खच्चरों पर डलवा दी थी। उसके बाद खच्चरों को लेकर हम लोग आगे निकले, और इसके साथ साथ जो शौर्य गांव था या शेरे गांव था, वो वहां पर नीचे गांव भी होते हैं, लोग वहां पर निवास भी करते हैं। तो वहां का मुखिया जो इनके साथ हो रहा था, अक्सर है ना, ये लोग जब शोध कार्य के लिए जाते हैं तो ये बात पहाड़ों की नहीं है, कहीं भी जाए तो वहां के एक व्यक्ति को साथ लिया जाता है ताकि वो उस जगह का जानकार होता है, तो वो उस जगह से संबंधित सारी की सारी विशेषताएं बता सके। अब ये तय हुआ कि भाई बाद में जो लोग आने वाले हैं वो लोग
ये जो खच्चर होते हैं इनके लिए दाना पानी लेकर आएगा, साथ साथ ईंधन भी लाएगा। ईंधन पहले नहीं ले जाएगा क्योंकि पीछे पीछे तो आ रहे हैं, तो ईंधन भी ले आएंगे और साथ साथ खच्चरों के लिए दाना पानी ले आएंगे। और खच्चरों के लिए इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान में बड़ी पौष्टिक घास होती है, तो खच्चर खा लेंगे, खच्चर पौष्टिक घास खा लेंगे और जिस वजह से वो अपना पेट भर लेंगे। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। तो इस प्रकार से तय हुआ कि भाई खच्चरों के लिए दाना पानी न लिया जाए। और फिर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो कोशिश भी की जाती है, हमें जब लंबा सफर करना होता है, औरतों की बात मत करिए, परंतु जब भी कोई लंबा जाता है व्यक्ति तो यूं सोचता है कि भी सामान का दबाव कम से कम रखा जाए ताकि सामान उठाने की नौबत नहीं आए। तो इनको भी चढ़ाई पर चढ़ना था, पहाड़ पर चढ़ना था, तो यूं सोचा था कि सामान कम से कम हो। और ये लोग ऊपर जाते हैं तो ये वाली बात, जो घास वाली बात है, वो बिल्कुल सही साबित होती है। परंतु जैसे ही ये इस मैदान पर पहुंचते हैं वैसे ही उत्तर पश्चिम की तरफ बादल घिर आते हैं, जो कि अनुमान से बिल्कुल विपरीत था। मैंने आपको बताया कि वहीं पर 7,000 फीट की ऊंचाई पर मनाली जगह है और इस मनाली से और बराबर है वो ब्रॉडबैंड से सूचना दी जाती है। सूचना किसकी दी जाती है? मौसम विभाग की सूचना दी जाती है और मौसम विभाग द्वारा बताया जाता है कि भाई आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा। इन्होंने भार्गव के दल ने मनाली के इस मौसम विभाग की पूरी जानकारी ले ली थी, क्योंकि अगर वो ऊपर चले जाएं और मौसम खराब हो जाए तो कहीं वो वहां पर फंस न जाए। तो मौसम विभाग की भी जानकारी ले ली थी, साथ साथ वहां के जो लोकल गांव वाले थे उनसे भी उन्होंने बात कर ली थी। तो उन्होंने भी कहा भी हफ्ते 2 हफ्ते तक अब किसी प्रकार के मौसम खराब होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये बातें सुनकर और सोच समझकर इन्होंने क्या तय किया? इन्होंने तय किया कि भाई अब चलना चाहिए। ये लोग चले गए उत्तर पश्चिम की तरफ से। जैसे ही मैदान पर पहुंचे वहीं पर बादल गिरे और भार्गव कहता है कि इतनी मुश्किल से तंबू लगाए, यदि कोई वहां का मतलब वो जो शेरेगांव का कोई मुखिया था, शेरेगांव का मुखिया तो नीचे था, शेरेगांव का कोई एक व्यक्ति था जो हमारी ले जाने में मदद कर रहा था, वो अगर अकेला तंबू लगाता तो पोल ही नहीं खड़े होते, पोल ही नहीं खड़े होने देते। कौन? बरसात या जो बर्फीले ओले गिर रहे थे वो पोल ही नहीं लगने देते। परंतु हम सब ने सहायता की और सहायता से जैसे तैसे तंबू लगे ही थे कि इतने में ही बर्फ यानी बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और ओले इतने गिरे कि 6-7 इंच तक चांदी की चद्दर बिछ गई, चांदी की चद्दर बिछ गई जो बिल्कुल सफेद थी। अब चारों तरफ सफेदी ही सफेदी छा गई। समस्या ये आ गई कि अब खच्चर क्या खाएंगे। समस्या तो बहुत थी। यहां पर तंबुओं में अपने आप को सेंकने के लिए ईंधन नहीं था। पैराफिन नामक कुछ चीज होती है जिसको जलाकर और जैसे तैसे इन्होंने खाना गर्म किया और उसके बाद इन्होंने खाना खाया। बरसात होने लगी और ये लोग यूं कहते हैं कि भाई जैसे ही हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, नई जगह पर शोध के लिए जाते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम सूर्यास्त से पहले पहुंच जाए, ताकि सूर्यास्त से पहले जाकर वहां के स्थान को देख भी लें और उस वातावरण के अनुकूल कुछ व्यवस्था भी बना लें। हम चल ही रहे थे कि यहां पर हमें रुकना पड़ा। तो रुकना क्या पड़ा, सुबह जल्दी निकले थे, 11 बजे तक समतल मैदान में पहुंचे थे, वहां पर तो बरसात ही हो गई। अब आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता था। तब इन्होंने क्या किया कि शाम तक इंतजार किया, परंतु ओलाबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे है वो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी, कहीं भी कुछ भी घास वगैरह नहीं था। हम लोगों ने तो फिर भी खाना खा लिया,
परंतु जहां पर खच्चर बंधे हुए थे, खच्चरों का जो तंबू था, वहां पर तो ऐसा भी कुछ भी नहीं था कि हम गैस स्टोव या ईंधन जलाकर उनके लिए कुछ गर्मी कर सकें। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ईंधन तो पीछे से आने वाला था। इनको खिलाएं क्या, इनको खिलाने की सबसे बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि इनके लिए तो दाना पानी पीछे से आने वाला था, और वो भी बहुत कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि यूं सोचा था कि समतल मैदान में तो पौष्टिक घास मिल ही जाएगी, तो ये खा लेंगे। अब ये बेचारे एक तो परिश्रम से कैसे, ये नीचे से ऊपर चढ़कर आए थे। इस परिश्रम से ये थक चुके थे, थकान महसूस कर रहे थे, और साथ साथ ये भूख से भी हिनहिना रहे थे, मतलब आवाजें कर रहे थे। कितना भयंकर दृश्य होता होगा जब एक जीव भूखा तड़फे, तो उस समय हमें कितना दुख होता होगा। परंतु कहते हैं ना कि परिस्थितियां हैं वो इंसान को मजबूर बना देती है, और यहाँ पर ये सब लोग मजबूर थे कि किया क्या जाए, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पर पूर्ण भावुक होकर कहता है, अरे तो इतनी कौन सी मजबूरी थी। पूर्ण भार्गव से कहता है, इतनी कौन सी मजबूरी थी, तुम लोग अपना खाना दे देते, कुछ ना कुछ तो देते खाने के लिए। तो भार्गव ने यूं कहा कि भाई हमारे अगर 8 दिन का भोजन है, वो एक खच्चर के लिए भी भरपेट भोजन नहीं होता, तो हम इनको कैसे देते हैं? फिर एक खच्चर को भी नहीं मिलता, उल्टा हमारे ऊपर मुसीबत और आ जाती। हम क्या करते? ये भी तो निश्चित नहीं था कि हम आगे क्या करेंगे, कहां जाएंगे। तो इसलिए है वो समस्या बढ़ रही थी। रात हो गई, रात को जैसे तैसे हमने खाना खा लिया, और उसके बाद हम सो गए तंबुओं में। परंतु पूरी रात यूं महसूस हो रहा था जैसे तंबुओं पर पूरी रात बर्फबारी हो रही है, बर्फ के गोले गिरते ही गिरते जा रहे हैं, या ओलाबारी हो रही है, ओले बरस रहे हैं। सुबह उठकर देखा तो अच्छी खासी बर्फ रात को पड़ी थी, हमें ये अंदाजा हो गया। अब फिर हम उठकर बाहर आए, हमने देखा तो हमने सोच लिया कि जो पीछे से हमारे सामान आने वाला था, पीछे से ईंधन भी आने वाला था, इसके साथ साथ चारा भी आने वाला था खच्चरों के लिए, और साथ साथ वो मशीन या यंत्र भी आने वाला था, जिसके माध्यम से हम खुदाई करने वाले हैं। वर्मा या बर्मा जिसे बोलते हैं, बर्मा, जिसके माध्यम से हम खुदाई करने वाले थे, वो मशीन भी पीछे से आने वाली थी। हमने जैसे देखा तो अंदाजा लगा लिया कि भाई वो लोग आए भी होंगे तो मौसम का तकाजा देखकर वापस लौट गए होंगे, क्योंकि आना संभव ही नहीं था। अब किया क्या जाए? दिन भर ओलाबारी होती रही, दिन भर मौसम खराब रहा, हम कुछ नहीं कर पाए। हम टाइम पास करने के लिए, यानी हम समय निकालने के लिए इधर से उधर है वो बर्फ को या जो ओले गिर रहे थे उनको कुरेदते रहे। हमें बड़ा दुख हो रहा था खच्चरों की तरफ देखकर। खच्चरों के जो तंबू थे, खच्चरों के जो टेंट थे, वहां पर बहुत ही दयनीय दशा खच्चरों की हो गई थी। परिश्रम और भूख के कारण उनकी गर्दनें लटक गई थी। परंतु हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। इसी प्रकार से ये दिन भी निकल गया। कोई सहायता थी भी नहीं और सहायता की उम्मीद भी नहीं थी। किसी भी प्रकार की सहायता आने की भी उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि वापस लौटने का भी कोई भी अनुमान नहीं था। क्यों? क्योंकि बर्फबारी में वापस लौटा नहीं जाता, क्योंकि चढ़ाई होती है, कहीं भी स्लिप हो जाए, कहीं भी फिसल जाए और पता नहीं कौन सी जगह किस बर्फ के नीचे जाकर दब जाए। तो वापस लौटना भी संभव नहीं था और सहायता की भी उम्मीद नहीं थी। बहुत बुरा दृश्य था। दूसरा दिन भी हमने जैसे तैसे निकाल दिया और तीसरे दिन जब सुबह उठे
सुबह उठे तो उस समय तो यूं लग रहा था कि आज तो बाहर ही नहीं निकला जाएगा। इतनी तेज कड़ाके की ठंड थी कि अंदर से कंपा रही थी। रजाइयां गद्दे छोड़ने का ही मन नहीं हो रहा था। सोचा थोड़ी देर पुस्तक पढ़कर और समय निकाला जाए, परंतु वो भी संभव नहीं हुआ। हड्डियां जकड़ी हुई थी, अकड़ी हुई थी, किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था। और फिर खच्चरों की हालत को देखकर तो और भी अधिक दुख हो रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, 3 दिन बीत गए, और कितने दिन रहेंगे ये लोग? आगे जाकर कहानी किस तरफ मोड़ लेगी? खच्चरों के खाने का प्रबंध होगा या नहीं होगा, देखेंगे अगली क्लास में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।